नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपके साथ। फिलहाल मौजूद हैं डंडूर गांव में। फिलहाल आपको बता दें कि सरपंच के चुनाव यहां पर होने वाले हैं। बहुत वक्त आपको भी इंतजार था कि कब सरपंच के चुनाव होंगे, और फिलहाल काफी लंबे समय के बाद सरपंच के चुनाव का जो डंका है वो बज चुका है। और फिलहाल यहाँ पर जो सरपंच के उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करेंगे। बता दें कि काफी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। जानते हैं सबसे पहले क्या पढ़ाई की है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। पहले आपके तो चैनल अपना का परिचय शुक्रिया। दे दीजिए। आपके चैनल का सबसे पहले शुक्रिया इस आवाज़ को दूर तक ले जाने के लिए। मेरा नाम एच.एस. राजेश है और गांव डंडूर बीड़ का ही निवासी हूं। और मैंने LLB करने के बाद अभी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म JMC में MD यूनिवर्सिटी रेगुलर में पढ़ाई चल रही है। और गांव में सरपंची का इलेक्शन फिलहाल में कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। जी, पहले तो 8वीं 10वीं पास अप्लाई करते थे सर। आपने इतना पढ़ने के बाद ही सरपंची का क्यों सोचा? जी, मैंने पिछले दिनों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो तीसरे फेज में ये इलेक्शन हो रहे हैं, अखबार की मैंने कटिंग देखी तो बहुत शानदार बात थी कि अब जो पुराना एक डर था पंचायतों में कि पुराना चौधर जमाने का राज करने की जो भावना होती थी, अब वो मतलब बदल रही है। और अभी जो पढ़े लिखे PhD युवा हैं या जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएट है या आगे की जिन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, वो लोग आगे आ रहे हैं और लोग उन पे विश्वास जता रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं मेरे गांव के सभी लोगों को अपील भी करता हूं कि वो भी इस बात को, ये जो डरा चल रहा था अब तक का, इसको तोड़ेंगे और एक पढ़े लिखे और समझदार जो उनके विकास की भावना को लेकर आगे चलने वाला है उसको चुनने का काम करेंगे। फिलहाल किन किन मुद्दों पर आप इस चुनाव में उतरे? जी, सबसे पहला मुद्दा है कि किसी जरूरतमंद को, जैसे सरकारी योजनाएं हैं, खास करके हमारे गांव में एक चीज देखी गई अब तक कि जो सुकन्या योजना है या कोई और दूसरी सरकारी योजना है, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना है, या और दूसरी जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती है, उनका पंचायत के पास होता है कि वो नीडी जो व्यक्ति है उसको रिकमेंड करे और उसको वो योजना का लाभ मिले। लेकिन अब तक वो उसके अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था कि वो नीडी को ना मिलके अपने चहेते को भाई भतीजावाद के चलते उनको मिलता रहा है, जिसके चलते काफी लोगों ने जान गंवाई है। भीम सिंह ओड का यहाँ परिवार रहा है, उनको हर कोई जानता है कि 4 बार लोन अप्लाई किया कि मेरे को लोन मिल जाए, कम से कम ग्रांट नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात छोड़े, मेरे को लोन मिल जाए। सरपंच जो हमारे थे, नाम लेना जरूरी नहीं है, उन्होंने उनको मतलब अवैध बता दिया कि अवैध गाँव में है। उनकी जान चली गई, उनकी पत्नी की, उनकी बिटिया थी 8 साल की, उनकी डेथ हो जाती। आज भी वो एक साइड के टीन के नीचे पड़े हैं। पंचायत और प्रशासन की तरफ से आज तक उनको 1 रुपए की भी कोई मतलब राशि नहीं मिली है। ये बहुत ही मुझे दुख पहुंचाने वाली बात लगी। दूसरी सुकन्या योजना है, आप जाएंगे कि आपको 40,000 मिलने हैं, पहले से सौदा कर लेंगे कि 20,000 मेरे इसमें होंगे, दिलवा तो देंगे लेकिन 20 हमारे होंगे, 20 आपके होंगे। मतलब कोई ऐसी जगह ही नहीं है। मनरेगा है, मनरेगा में देख लीजिए जो नीडी है उनके उसके अंदर खाते नहीं मिलेंगे। और जो ऐसे परिवार थे जो सरपंची के इलेक्शन जिताने में उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, उन चहेते लोगों का खाता उसके अंदर था और 2 नंबर में पैसा जा रहे थे, उनमें अपने आप से निकल रहे थे हर कई। मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस भीड़ के अंदर खास करके देखने को मिलती है। गांव मजदूरों का गांव है तो उनके जो उतना समझ है नहीं, कॉन्शियस लेवल है नहीं, तो वो उनसे लूटने का काम करते थे। मैं समझता हूँ इसको पूरी तरह से बंद करने में एक मजबूत उम्मीदवार हम जी। फिलहाल बात करें, पहले पीले और गुलाबी कार्ड का प्रचलन बहुत ज्यादा था। अभी तो खैर कुछ टाइम से कार्ड ही नहीं बन रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है उसका तो कार्ड ही नहीं होता था। जो इसके 10 किले 12 किले हैं उनका कार्ड बन जाता था। जी, यही सेम बात मैंने लगभग 1 साल 3 महीने उस बात को आज भी ऑन रिकॉर्ड है। मैं किसी गांव के लड़की है, वो उसने 10th में अच्छे परसेंटेज मार्क्स लिए हैं, 97%। उनके घर गया तो वो दूसरे घर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि बीड़ मतलब जो बीड़ ढाणिया है, और बीड़ का मतलब डंडूर का मतलब एक गाँव ये हमारा। तो ढाणियों में गया तो मैं देख के इस सिचुएशन को बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि एक लड़की दूसरों के घर में रहकर पढ़ाई कर रही है क्योंकि उनके घर में बारिश का पानी टपक रहा है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही है, उसका बैग बस्ता और पढ़ने का सामान भीग जा रहा है। ऐसी सिचुएशन वो भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमें देखने को मिल रही है। ये निहायत मुझे दर्दनाक बात लगी। और उसी टाइम मैंने एक वीडियो भी शूट की कि ये चीज़ें इसी तरह से हो रही है। वो आज भी पूरा गामराम उस बात को जानता है, समझते हैं कि। और उसके अलावा उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गुलाबी कार्ड की ज़रूरत नहीं है या पीले कार्ड की ज़रूरत या उस तरह की योजनाओं की उनको ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के मतलब उसको लाभ उनको पहुंचाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं समझता हूँ इसको पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। सर, एक सरकार जब गांव में पहुंचाती है कोई भी योजना हो या कुछ भी बात हो, तो सबसे छोटी इकाई सरपंच और मेंबर होते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उस चीज को पहुंचाने के लिए फेल हो रही है।
देखिए, एक टाइम में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो एक कहावत थी कि ऊपर से हम 100 रुपया देते हैं तो जिस तक आना चाहिए वहां तक आके 10 रुपये बचते हैं, 90 रुपये रास्ते में भ्रष्ट हो जाते हैं, खा लिए जाते हैं। आज भी वो कहावत यूं की यूं फिट बैठती है। मतलब एक के बाद एक जो स्टेजेस है, खास करके जो पंचायत है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई थी अब तक। लेकिन अभी जो एक नई जो पीढ़ी आ रही है, एक नई जनरेशन आ रही है जो उस चीज को समझती है और गरीब मजदूरों के हक में, उनके जो रियल नीडी, उनके लिए, जरूरतमंदों के लिए काम करने के लिए जो काबिज जो लोग होंगे, वो मैं उनसे उम्मीद भी करता हूँ, सब हरियाणा के यूथ जो लोग हैं जो आ रहे हैं आगे पंचायत में पढ़े लिखे, कि वो अपनी अपनी पंचायत के स्तर पर इस तरह काम करें। और मैं इस चीज पे खरा उतरने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद ही है यहाँ पंचायती इलेक्शन लड़ने का। मैं एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, अच्छे खासा मेरा उसमें वाइस प्रेसिडेंट मैं ऑल इंडिया लेवल पे एक संगठन का हूँ, और बड़ी मजबूती के साथ हमने स्टूडेंट्स के इश्यूज उठाए हैं। मुझे इस चीज़ की दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो डर्रा या चौधर अपनानी ये नहीं। कुछ चीज़ें जो मुझे गलत लगी, खास करके नशा है, ज़रूरतमंद को लाभ न मिलना, और गांव की जो समस्याएं हैं जो बहुत इजीली हो सकती है, पंचायत की जो कैपेसिटी में आती है वो नहीं हो रही, उनको करने के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, फिलहाल मैं बात करूं सरपंची के बारे में, आपने बताया कि क्यों लड़ रहे हैं, कहां से रीजन आया, लेकिन गांव में क्या समस्या है इस पर बात करें तो थोड़ा। गांव में सबसे मूल समस्या है, देखिए पहले चीज़ हम जिसको लेते हैं कि शिक्षा चिकित्सा की जब बात करते हैं, उससे पहले भी रोटी कपड़ा और मकान की। तो रोटी कमाने वाले जो लोग हैं यहाँ, मैक्सिमम आबादी खास करके गांव की बात करेंगे तो वो निहायत गरीब है, बीपीएल है, और वो सुबह कमाने निकलते हैं और शाम को आते हैं। वो अपने बच्चे की शिक्षा कहाँ कैसे हो रही है इस पर भी वो जाके स्कूल में नहीं जा पाते। मैक्सिमम लोगों की ये स्टोरी है। तो उनकी जो रोटी की जो समस्या, रोजगार की जो समस्या है, वो तो डायरेक्टली सरकार से जुड़ी हुई है, लेकिन हम फिर भी उसके अंदर इंटरवीन ये कर सकते हैं पंचायत की तरफ से कि हमारे आसपास जितने जो संस्थान अभी अभी खुले हैं उनके अंदर कोशिश ये रहे कि गांव के लोगों को उनके अंदर रोजगार के जरिए से सेट करवाया जा सके। और रोजगार के कुछ अवसर ऐसे हैं जो पंचायत क्रिएट कर सकती है। जैसे मैंने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 29 वर्क है जो सरपंच कर सकता है। और आप देखना, आप दूसरे कैंडिडेट से पूछना, 29 में से शायद ही वो 2 3 4 काम तक चले जाएं, 5 उनको काम भी नहीं पता तो करना क्या है। सिर्फ बनने के लिए बनना है, सिर्फ जिद के लिए बनना है कि मेरे को सरपंच बनना है, चौधर के लिए बनना है, ये भावना रहती है। जैसे रोजगार क्रिएट करने के लिए जोड़ है हमारे गांव का, उसमें हम उसको अच्छा पक्का करवा के वहाँ मच्छी पालन के लिए ठेका पे दे सकते हैं। उससे एक पंचायत को अर्निंग होगी, उससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ में हमारा जो एक अच्छी सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था, आर्थिक जो पक्ष है उसका ठीक ठाक हो पाएगा। एक ये, और सेकंड जो समस्या मुझे लगी कि वो दोहरी समस्या है, पानी की समस्या। पीने के लिए गांव में पानी नहीं है, लेकिन डूबने के लिए पानी है। यानी कि बारिश के टाइम में हमारे लगभग 20-25 घर तो ऐसे हैं जो एक बार थोड़ी सी बारिश आए तो डूब जाते हैं, उनके बच्चे घरों से निकल नहीं सकते, और उनकी टॉयलेट वॉशरूम की जो जगह है जहाँ, वो सारा कुछ डूब जाते हैं, और उनके मकान पूरी तरह से टिड़े हुए हैं, उनमें दरारें आ चुकी है। लेंटर तक उन्होंने जैसे तैसे करके सारी उम्र का पैसा लगा के बनाए, और वो भी टूटे फूटे हुए हैं। तो उन समस्याओं को, दोहरी समस्याओं को दूर करने के लिए, सरकारी स्कूल की सुधार के लिए, ताकि यहाँ के हमारे मेधावी जो छात्र हैं उनको अच्छे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी तक हम पहुंचा पाए, और दूसरे जो एग्जाम्स है वो क्लियर करने के लिए कोचिंग की व्यवस्था, ऑनलाइन फ्री कोचिंग की व्यवस्था हम गाँव में ही उनके लिए कर पाए। और गाँव में स्ट्रीट लाइट की बात है, सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात है, या किसानों के लिए हम कहेंगे पशुओं की एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, उनका एक ठीक से निवारण करने की बात है। ये सब पंचायत बहुत इजीली मैनेज कर सकती है। और इन सब कामों को करने के लिए गाँव में, जैसे पुस्तकालय, जैसे आप जिस जगह में बैठे हैं, यही हमने एक टाइम में लाइब्रेरी के लिए अपनी दी हुई थी निजी जगह एक लंबे टाइम तक, शहीद आजम भगत सिंह लाइब्रेरी। इसी तरह से मैं चाहता हूँ एक पंचायत एक लाइब्रेरी खोले जिसके अंदर बच्चे पढ़ सके, और दूसरा कोचिंग की व्यवस्था, और इस तरह के अन्य बहुत सारे काम है जो यहाँ बताएंगे तो काफी लंबी बात चली जाएगी, लेकिन उनको हम करने के लिए काम करेंगे। सर, यदि बाई चांस आप सरपंच बनते हैं तो पहला कदम क्या रहेगा, और जो 2 समस्याएं मेन है, एक तो है कि गांव में लोगों तक जो सरकार की बातचीत है वो नहीं पहुंच पाती है, और दूसरा अभी तक जो सरपंच आते रहे हैं वो चौधर के नाम पर आते रहे हैं, तो इन दोनों को किस तरह से दूर करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले मैंने ये चीज देखी, मेरे जब से मैंने एक अपना सौदी सुधारी है, कि जैसे वादे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी बोल दिया ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लेटर ऑन होता क्या है, बाद में बढ़ने के बाद वो सारी चीजें भूल जाते हैं। और जब कोई जाएगा कि भाई तूने तो ये बोला था काम के लिए, तो उनका साफ रहता है कि ग्रांट नहीं आई। मैं कहता हूँ कुछ चीजें तो बिना ग्रांट के भी, सरपंच अगर गांव का दमदार और मजबूत हो और काम करने की इसकी नियति हो, तो वो उनको बहुत इजीली कर सकता है। जैसे कि मैं आश्वासन देता हूँ कि जैसे ही मैं बन जाता हूँ, पहले दिन से ही
अगले दिन से सीसीटीवी कैमरा सरकारी स्कूल की जो चारदीवारी की बात है, ये काम तुरंत प्रभाव से शुरू कर देंगे। हमें नहीं पता कि बाद में कब ग्रांट उसके लिए आएगी, क्या आएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे एकदम से नजर में है कि इसको आते ही करना है, और वो हम किसी भी सूरत में करेंगे। और गांव के जो यूथ विशेष करके हैं, मेरे को मेरे बारे में इतना ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक चैनल के माध्यम से वो लगातार वाकिफ रहे हैं और उनको पता है रियल की लड़ाई जी, का। फिलहाल एक लास्ट सवाल मेरा है। अभी अभी कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने एक रिकॉल इलेक्शन जो सरपंची का है वो दायरा किया है, उस पर क्या विचार है आपका? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहेंगे ये तो एकदम हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश की पंचायत है, वहां से शुरू हो और नीचे तक एक जो पंचायत है वहां तक ये चीजें आए, हम इसके पक्ष में। जी, फिलहाल यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। जो गांव में जो युवा साथी एचएस राजेश पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले ये सबसे युवा और सबसे शिक्षित है। यहाँ जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे शिक्षित है, क्योंकि इन्होंने जो कानूनन डिग्री LLB की हुई है और ये अच्छी तरह पूरे गांव से पूरी गांव की जो समस्याएं हैं उनसे वाकिफ है। और सबसे बड़ी बात, इसका मेन मुख्य मुद्दा है भाई, जो इस सिस्टम में खास करके डंडूरबीड़ पंचायत में जो भ्रष्टाचार का है, मेन आम आदमी, आम नागरिक, आम युवा और गरीब लोगों को जो BPL स्कीम के तहत लोन मिलना चाहिए वो ये दिलवाएगा, 100% कोशिश करेगा। जो वंचित आखिर अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। पिछली जो पंचायत में है, सरपंच खुद सरपंच की मनरेगा में हाजिरी लगती रही, जिसमें से 3-4 कैंडिडेट और है जैसे जगदीश जग्गा है, और इन सब की जो आज कैंडिडेट है मनरेगा में हाजिरी लगती रही। ये बड़े मतलब बहुत ही व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। हम कहें कि अगर ऐसा घोटाला ना हो तो कम से कम मजदूर को, एक मजदूर को साल में 200 दिन की मजदूरी मिलेगी, उससे गरीबों का फायदा होगा, मनरेगा में काम मिलेगा। और जिन लोगों का अपना व्यापार है वो अपना व्यापार संभाले, मनरेगा में क्यों हाजिरी लगे उनकी। हमारी ये है मुख्य, खास करके एचएस राजेश की विचारधारा ये है कि ये युवा है, शिक्षित है और इस गांव की पूरी समस्या पर काम करेगा, शिक्षा के सत्र में काम करेगा, BR अम्बेडकर पुस्तकालय और जो भी लाइब्रेरी, इनके खास करके शिक्षा के सत्र पर, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट बने हैं, साथ में हमारे जो है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इन बड़े बड़े संस्थानों में अपना दाखिला करवा के अपने उज्जवल भविष्य को संवार सके। जी, फिलहाल यहाँ पर और भी साथी हमारे साथ मौजूद है। जी, फिलहाल एचएस राजेश जी क्या काम करवाएंगे लगता है आपको? कराएंगे, जरूर कराएंगे। जी, पहले इनका व्यक्तित्व कैसा रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया। जी, नमस्कार सर। जी, लगभग गांव के व्यक्ति हैं, तो कितने सालों से जो लोगों की सेवा कर रही हैं? इनके पिताजी जो कई सालों से लगे हुए जी, मेंबर पंचायत भी थे 2005 में वे, और उन्होंने भी अच्छे से इस गांव के स्तर से अच्छा काम किया है। और हमने जी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही रही है कि हम इस गांव को भ्रष्टाचार से मुक्त करते हैं जी, और इसलिए हमने हमारे ये धर्म भाई का लड़का है आवाज सिंह संघर्ष का, और हम उनके मित्र हैं, ये हमारा पुत्र है। और इसको हमने इसलिए खड़ा कराया है कि इस गांव की जो SC वर्ग है 90%, उनको मान ले एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बदलाव हम चाहते हैं और समाज में एक उच्च स्तर का बदलाव चाहते हैं। जी, फिलहाल और भी लोग मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, फिलहाल मैं बात करूं राजेश की, तो लगभग क्या इसका बैकग्राउंड क्या रहा है और लगभग कितने सालों से ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के काम करवा रहा है? पहला काम जो एचएस राजेश ने, जो गांव का शिक्षा का स्तर है, गांव का जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल के अंदर शिक्षा के मामले में लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। जो सरकार ने प्राइवेट की जो नीति चलाई है उसके खिलाफ इसने सैकड़ों छात्रों के सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन कराए हैं, ताकि ये जो प्राइवेट जो है ना, शिक्षा जो प्राइवेट है ये बाजार ना बने और शिक्षा देना सरकार का काम है। इसलिए इन्होंने लंबे समय तक
सरकारी स्कूल के अंदर जो क्लोजर एंड मर्जर नीति चलाई हुई है, जो खास करके सरकारी स्कूल है वो गरीबों का स्कूल है, तो एचएस राजेश ने इस गांव के अंदर जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, सबसे बड़ा काम गरीब बच्चों का जो शिक्षा तक पहुंच नहीं है उनका एडमिशन करा के ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल को बचाने का काम इन्होंने लंबे समय से किया है। जी, फिलहाल लगभग मैं बात करूं, लोग कहते हैं कि सरपंच का चुनाव जीतने के लिए बैकग्राउंड की जरूरत होती है, क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल जी, बैकग्राउंड इनके पिताजी काफ़ी समय से भी मान लो गांव का भी बाहर का भी जो भी है उसमें हिस्सा लेते रहे हैं, पंचायतों में भी। और राजेश है जो पढ़ा लिखा है, भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है और लोग यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। जी, फिलहाल कई जगह देखा जाता है कि सरपंच उम्मीदवार हो या कोई भी इलेक्शन हो, दारू बांटी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है जी, ये चीज़ें तो। और जो जनता वो दारू पीकर वोट देती है उस पर क्या कहेंगे? गलत है जी ये चीज़। जी, फिलहाल आपको लगता है सर काम करवा पाएंगे इलेक्शन के बाद? जी, लास्ट बात मैं राजेश जी से करना चाहूँगा। राजेश जी, कहीं बनने के बाद ये वादे तो नहीं भूल जाओगे? जी नहीं, देखिए हमने तो पहले कोशिश की है, जैसे कि हम जिस जगह खड़े हैं, हम कोई अब तक मैं कोई पंचायत मेंबर या सरपंच नहीं रहा, बीइंग स्टूडेंट्स या फिर मेरी जो सोच रही, आज भी हम जिस जगह बैठे शहीद आजम भगत सिंह पुस्तकालय जो हमारे खुद प्रयास से लगातार अब तक अनवरत रूप से चलता रहा है। सेकंड, इस चौक का नाम भी हमने शहीद आजम भगत सिंह चौक रखा हुआ है। थर्ड, जो मैं बात कह रहा हूँ कि आते आते जो काम हो सकते हैं, जैसे चौक चौराहों के नाम है वो हमारे जितने भी पायनियर पर्सन्स हैं, लाइक जो क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह मार्ग कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस बटुकेश्वर दत्त मार्ग कह सकते हैं, ज्योतिराव फुले, बी.आर. अम्बेडकर मार्ग कह सकते हैं। इस तरह से चौक चौराहों का, गली का एक नाम दे सकते हैं। और नाम देने के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो ये कि उन लोगों को उस बारे में शायद हम बता सकें, क्योंकि इन लोगों की सोच से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ और इन लोगों को पढ़ा भी है, समझा भी है। उनके बारे में उनकी सोच को आगे ले जाने का काम करेंगे। दूसरी, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि बोलने का बहुत सारा मन है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, समय की अपनी एक दायरा है। इसीलिए मेरे बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव के लोग वाकिफ़ है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है वो वास्तव में ही इस व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ा है और कौन है जो लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लोग अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। आखिरी सवाल सर, सारी बातें हमने कर ली लेकिन अभी तक चुनाव चिन्ह की बात हमने नहीं की। जी, चुनाव चिन्ह है वो ताड़ा और चाबी का चुनाव निशान आया है, और ये भी बहुत सोच समझ के मुझे लगता है कि शायद प्रशासन ने दी